नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपनी इस यूट्यूब चैनल पर। हम दोस्तों थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत, जिसमें कि हम बात करें सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 5 इम्पोर्टेंट फीचर्स डिस्कस किए थे और आज इस वीडियो में हम उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा एक रिकैप ले लेते हैं कि अभी तक हमने कौन कौन से फीचर्स डिस्कस किए थे। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट फीचर हम डिस्कस किया था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये वर्ल्ड का लेंथीएस्ट एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। हमने देखा था रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, दिस इज़ द सेकेंड फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और हमने देखा था कि किस तरीके से लोगों ने इसको क्रिटिसाइज़ किया था, लेकिन ये एक खुद बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि ये कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, बल्कि ये एक हमारे लिए एक अच्छी बात है कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इतना बेहतर बनाया। और बेशक हमने उसके लिए बाकी कॉन्स्टिट्यूशन को हमें देखना पड़ा, लेकिन हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर हमने डिस्कस किया कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट्स अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। हमने देखा किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होता है और उसके लिए जो प्रोसीजर है वो रिजिड होने के साथ साथ फ्लेक्सिबल भी है। फिर हमने देखा हमारा जो सिस्टम है वो किस तरीके से फेडरल सिस्टम होने के साथ साथ यूनिटरी बायस है, यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फेडरेशन वर्ड कहीं यूज़ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा जो सिस्टम है जो सेंटर स्टेट जो रिलेशंस हैं वो फेडरल नेचर का है, लेकिन उसके बावजूद भी कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि हमारा जो ये सिस्टम है ये यूनिटरी हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हमने लास्ट जो हमने फीचर्स डिस्कस किया था वीडियो में वो था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमने देखा किस तरीके से हमारी जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ है गवर्नमेंट है। और फिर हमने ये भी देखा कि हमारी जो इंडियन पार्लियामेंट है ये सॉवरेन नहीं है, उसके पीछे क्या रीजंस हैं वो भी हमने डिस्कस किए थे। आज हम इस वीडियो में शुरुआत करते हैं। सिक्स्थ जो फीचर है उसको हम डिस्कस करेंगे। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट फीचर है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी है। यानी कि आप देखें जैसे इंडिया में भी अक्सर ये डिबेट का इशू रहा है। अक्सर पार्लियामेंट एंड जुडिशरी इनमें आपस में कन्फ्लिक्ट होता हुआ हमें नज़र आता है। और भारत जब से आज़ाद हुआ उसके बाद से ही ये हमें चीज़ें साफ ज़ाहिर तौर पे दिखने लगी कि अक्सर पार्लियामेंट और जुडिशरी में आपस में कन्फ्लिक्ट होता रहता था। और शायद ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हैं उनको ये चीज़ पता थी कि ये दिक्कत आने वाली है, तो उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरीके से बनाया कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट्स अ सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। क्या है मैटर, अभी हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, हम बात करें पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी की, जैसा कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जो हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये कहाँ से लिया गया है, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट से लिया गया है। और मैं आपको बता दूं कि ब्रिटिश का जो पार्लियामेंट ब्रिटिश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन है। और इस वजह से क्या है कि वहाँ की जो पार्लियामेंट है वो सॉवरेन है। ठीक है, वो जो डिसीज़न लेती है वो सॉवरेन होता है और उसको जनरली चैलेंज नहीं किया जाता। वहीं हम दूसरी तरफ बात करें अमेरिकन सिस्टम की, तो वहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम चलता है और वहाँ पे जनरली जुडिशरी सुप्रीम होती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हुए क्या है कि वहाँ की जो जुडिशरी है वो सुप्रीम होती है, वहाँ की जो पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं होती। अब इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में क्या है, इंडिया में दोनों का सिंथेसिस है। मतलब कई बार आप देखेंगे कि हमारी जो पार्लियामेंट है वो इस तरीके के फैसले लेती है जो कि कई बार कॉन्स्टिट्यूशन में भी इस तरह की चीज़ें नहीं होती, प्रोविजंस उसके अगेंस्ट भी चली जाती है। लेकिन हमारे यहाँ एक जुडिशियल रिव्यू का भी प्रावधान है, जिसके तहत जो हमारी जुडिशियल है वो भी सुप्रीम हो जाती है। जैसे कि हमारे यहाँ क्या है कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट है वो क्या कर सकती है कि अगर मान लीजिए पार्लियामेंट कोई भी ऐसा लॉ पास करती है जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसको वो जुडिशियल रिव्यू के थ्रू देखती है और अगर उसको लगता है कि हाँ ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो उसको रिपील कर सकती है। ये हमारे सुप्रीम कोर्ट को पावर है जुडिशियल रिव्यू की। तो ये क्या हुआ, ये एक तरीके से एग्जांपल हुआ जुडिशियल सुप्रीमेसी का। लेकिन दूसरी तरफ क्या है कि पार्लियामेंट चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही अमेंडमेंट ला करके जो अपनी जो इस तरीके के जो कॉन्स्टिट्यूशन जो पार्लियामेंट जो भी कुछ करना चाहती है वो कर सकती है। ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि शुरुआत में ही जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे तो लैंड रिफॉर्म्स की जब बात हुई थी तो वहाँ पे भी उनको दिक्कत आ रही थी कि वो लैंड रिफॉर्म्स लाना चाहते थे लेकिन वो नहीं ला पा रहे थे, क्योंकि एक उनके बीच में अक्सर जो फंडामेंटल राइट्स हैं
उनके वायलेशन की बात हो रही थी, तो उन्होंने खुद कॉन्स्टिट्यूशन में ही अमेंडमेंट कर दिया और इस तरीके से जो उनकी सरकार थी वो लैंड रिफॉर्म्स लेकर आई। तो ये एग्जाम्पल था किस तरीके से पार्लियामेंट सोवरेन हो गई। तो हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ दोनों का सिंथेसिस है, ठीक है। इसलिए अक्सर हमारे यहाँ पार्लियामेंट एंड जुडिशरी में कन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलता है। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, एक तरीके से जो ब्रिटिश जो सिस्टम है सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट, और दूसरी तरफ अमेरिकन जो हम देखते हैं ना जुडिशियल सुप्रीमेसी, वो दोनों ही हैं, ठीक है। दोनों का ही सिंथेसिस है, इस चीज़ का हमें ध्यान में रखना है। देखिए अमेरिका में ना एक चीज़ होती है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, और इंडिया में एक चीज़ होती है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो अमेरिका में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के द्वारा जुडिशियल सुप्रीमेसी की बात होती है, लेकिन हमारे यहाँ प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ तो नहीं है, लेकिन प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है। ये दोनों चीज़ें हम किसी और वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये जस्ट एक रेफरेंस के लिए है कि किस तरीके से हमारे यहाँ जुडिशियल सुप्रीमेसी काम करती है। चलिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट फीचर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है वो है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी है हमारी। देखिए इंटीग्रेटेड कैसे है इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे, और इंडिपेंडेंट कैसे है इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करें इंटीग्रेटेड होने का क्या मतलब है। इंटीग्रेटेड होने का मतलब ये है कि हमारी जो जुडिशरी है वो एक तरीके से टॉप टू बॉटम एक सिस्टम के थ्रू है, एक हायरार्की हमें देखने को मिलती है, ठीक है। जैसे कि हम बात करें कि हमारे जुडिशरी सिस्टम में सबसे टॉप पे सुप्रीम कोर्ट होती है, उसके बाद स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट्स होते हैं। जितने स्टेट्स हैं उनके लिए हाई कोर्ट्स है, कई बार 2 स्टेट्स के लिए एक ही हाई कोर्ट होती है। तो इस तरीके से उसके नीचे हाई कोर्ट्स हैं, और फिर हाई कोर्ट्स के नीचे क्या है, एक हायरार्की है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की। तो ये एक एग्जांपल है इंटीग्रेटेड जुडिशरी होने का। सेपरेटेड जुडिशरी नहीं है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, इसको हमें समझने की जरूरत है। एक ये फ्लो चार्ट के थ्रू भी आप समझ सकते हैं कि कैसे हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो टॉप पर है, उसके बाद हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं, और उसके बाद सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं। तो इस तरीके से हमें एक हायरार्की देखने को मिलती है। साथ ही साथ इंटीग्रेटेड होने का दूसरा मतलब ये भी है कि हमारे यहाँ एक सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स है जो कि सेंट्रल लॉज एज वेल एज स्टेट लॉज दोनों को ही इन्फोर्स कराते हैं। जैसे कि हमारी जो सेंट्रल कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट है वो सेंटर्स के लॉ और स्टेट के लॉज दोनों को ही इन्फोर्स कराती है। इसी तरीके से हमारी जो हाई कोर्ट्स है वो भी सेंटर्स के लॉ एंड स्टेट के लॉज दोनों को ही फॉलो करवाती है, इन्फोर्स करवाती है। तो एक एग्जांपल है इंटीग्रेटेड जुडिशरी होने का। वही हम बात करें यूएसए की, तो यूएसए में एक फेडरल लॉज होते हैं जो कि उनके अपने सेंटर के होते हैं, वो सिर्फ फेडरल जुडिशरी ही उसको इन्फोर्स करती है। वहीं दूसरी तरफ जो स्टेट लॉज होते हैं वो स्टेट जुडिशरी वहाँ की है, वही उनको इन्फोर्स करती है। तो वहाँ पे हमें सेपरेशन देखने को मिलता है, लेकिन ये हमारे यहाँ क्या, हमारे इंटीग्रेशन है। तो आई होप आपको इंटीग्रेशन का मतलब समझ में आया होगा। अब हम बात समझने की कोशिश करते हैं कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी होने का क्या मतलब है। देखिए हमारी जुडिशरी है ना वो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मतलब वो उसमें एग्जीक्यूटिव या पार्लियामेंट का इंटरफेरेंस बहुत ही कम देखने को मिलता है, ठीक है। अब कैसे हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, उसके लिए कुछ प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कर दिए गए हैं जिससे कि हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। फर्स्ट है फिक्स टेन्योर ऑफ जजेस। जजेस को फिक्स टेन्योर दे दिया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जो अगर एक बार अपॉइंट होते हैं तो उनके लिए फिक्स टेन्योर है, उनको जल्दी हटाया नहीं जा सकता। सेकेंड, फिक्स्ड सर्विस कंडीशन फॉर जजेस। थर्ड, एक्सपेंसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट चार्ज ऑन द कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया। जो भी चार्जेस होते हैं वो कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया है वहाँ से चार्ज होते हैं, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिलती है। फोर्थ, प्रोहिबिशन ऑन डिस्कशन ऑफ कंडक्ट ऑफ जजेस इन लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर में आप कोर्ट्स के कंडक्ट्स को डिस्कस नहीं कर सकते, ये इस पर प्रोहिबिशन लगा हुआ है। फिफ्थ है बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट। जजेस जो हैं वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते आफ्टर रिटायरमेंट में, ठीक है। सिक्स्थ, कोर्ट कैन पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इट्स ऑर्डर। कोर्ट खुद अपने ही कंटेम्प्ट ऑर्डर के कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकती है, कोर्ट्स को ये राइट मिला हुआ है। अगर कोर्ट का कोई ऑर्डर है, अगर कोई नहीं मानता तो कोर्ट के पास इतनी अथॉरिटी, इतनी पावर पहले से है कि वो उसके लिए उनको पनिश कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। अब जो जुडिशरी है उसको एग्जीक्यूटिव से सेपरेट किया गया है। जब हम बात करें अपॉइंटमेंट्स की या रिमूवल्स की, तो उनके लिए अपना एक प्रोसीजर है जुडिशरी का, जिसमें कि वो कोलेजियम सिस्टम होता है जुडिशरी का, उसके थ्रू वो सारा कुछ काम करते हैं। तो ये सारा कुछ हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हमारी जो जुडिशरी है ना वो इंडिपेंडेंट है, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट फीचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है वो है फंडामेंटल राइट्स।
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बेहतरीन फीचर है फंडामेंटल राइट्स, और ये पूरे वर्ल्ड के कुछ गिने चुने ही कॉन्स्टिट्यूशन में हमें देखने को मिलता है, जैसे कि यूएसए में बिल ऑफ राइट्स है। और हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है जनरली वो वहीं से प्रेरित है, मेन सोर्स जो है वो यूएसए का बिल ऑफ राइट्स है। हम बात करें अपने कॉन्स्टिट्यूशन की, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट्स को मेंशन किया गया है, डिटेल में मेंशन किया गया है। अब फंडामेंटल राइट्स इंडियन सिटीजन्स के ये वैसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि बहुत ही बेसिक ज़रूरतें जो होती है ना आम इंसान की, जैसे कि जीने का अधिकार, आज़ादी का अधिकार, समानता का अधिकार, इक्वालिटी, फ्रीडम, ये सारी चीज़ें जो हैं एक तरीके से फंडामेंटल राइट्स के रूप में हर एक इंसान को दी गई हैं और उनको छीना नहीं जा सकता। तो मेनली 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जिनके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। फर्स्ट इज़ राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 से लेके 18 तक। राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 से लेकर के 24 तक। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 to 28। एंड देन फिफ्थ है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 to 30। सिक्स राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, आर्टिकल 32। देखिए ये सारी चीज़ें हैं ना, हम फंडामेंटल राइट्स का एक सेपरेट चैप्टर है लक्ष्मीकांत की बुक में। तो जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे हम फंडामेंटल राइट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी तो हम सिर्फ ओवरऑल देख रहे हैं चीज़ों को, लेकिन हम डिटेल में जाएंगे, इसकी बिल्कुल डिटेलिंग में हम पढ़ेंगे कि फंडामेंटल राइट्स क्या हैं और किन सिचुएशन में इनको लागू किया जा सकता है, कब इनको रिपील किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, देखिए जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं ना ये इन्फोर्सिबल होते हैं कोर्ट के द्वारा। अगर हमारी पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव कभी भी कुछ ऐसा एक्शन लेती है, कुछ ऐसा एक्ट लेकर आती है जिसकी वजह से एक आम आदमी के जो फंडामेंटल राइट्स हैं अगर वो वायलेट होते हैं तो वो कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। और इसमें भी सबसे अमेजिंग बात यह है कि फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के लिए आप डायरेक्ट या तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं या हाई कोर्ट में जा सकते हैं, थ्रू अपील के आने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद कोर्ट के प्रोसीजर में है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो फंडामेंटल राइट्स है ना ये कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सिबल हैं। नेक्स्ट है कि कोर्ट कैन इशू रिट्स ऑफ हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सेरियोरी एंड क्यू वारंटो। ये सारी चीज़ें ना हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो रिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, कौन सी रिट्स कब इशू किए जाते हैं कोर्ट के द्वारा। कहने का मतलब है कि कोर्ट जो होता है ना वो रिट्स इशू कर सकता है अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है। तो देखिए कितना बेहतरीन फीचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है फंडामेंटल राइट्स का। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट एंड सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। अब आपको ये भी समझने की जरूरत है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं ना वो एब्सोल्यूट नहीं है और ये इसमें कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लगे हैं। अब फंडामेंटल राइट्स मिलने का मतलब ये नहीं कि आप जो मर्जी वो कर लेंगे, इसके साथ साथ कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं जिन्हें हमें मानने पड़ते हैं। सेकंड थिंग, फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ हमें तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी मिली हुई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये चीज़ मेंशन है। तो एक तरीके से क्या है कि सिर्फ राइट्स की बात नहीं कि राइट्स ही मिल गए, हमारे कुछ ड्यूटीज़ भी हैं। और राइट्स अगर हमें मिल भी रहे हैं फंडामेंटल राइट्स तो एब्सोल्यूट नहीं है, इस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगे हैं। जैसे कि मान लीजिए आप भारत में कहीं भी जगह किसी भी जगह जा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जो कि बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। गवर्नमेंट चाहे तो वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है मूवमेंट पे। तो कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हमारे फंडामेंटल राइट्स पर हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग, इट कैन बी कर्टेल और रिपील्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बाय पार्लियामेंट। इसको रिपील भी किया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, पार्लियामेंट इसको रिपील कर सकती है। नेक्स्ट है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये सस्पेंड नहीं होते, तो कभी भी नहीं होते। ये सिर्फ नेशनल इमरजेंसी जब लगती है या किसी भी तरह की इमरजेंसी हो, खासकर जो नेशनल इमरजेंसी होती है उस केस में, इमरजेंसी के केस में इसको सस्पेंड किया जा सकता है। और उसमें भी ध्यान रखिएगा आर्टिकल 20 और 21 इनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता, लेकिन बाकी के फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सस्पेंड हो सकते हैं, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है पहले हम उसको समझ लेते हैं, फिर हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसका एक सेपरेट चैप्टर है, जैसे फंडामेंटल राइट्स का एक सेपरेट चैप्टर है वैसे ही डीपीएसपी का एक अलग चैप्टर आएगा जहाँ पे हम डिटेल में हम चीज़ों को पढ़ेंगे। फिलहाल हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि डीपीएसपी है क्या। डीपीएसपी हमारे पार्ट 4 आर्टिकल 36 से लेकर 51 के बीच में मेंशन है। डीपीएसपी मेनली क्या कि सरकार के लिए एक गवर्नेंस प्रिंसिपल है, जिसमें कि एक ये कुछ ऐसे प्रोविज़न्स लिखे गए हैं और ये कहा गया है कि जो सरकार होगी वो कोशिश करेगी कि हाँ इन प्रिंसिपल्स को या इन प्रोविज़न्स को वो लागू करे। अब सवाल ये है कि ये चीज़ें डाली क्यों गई हैं डीपीएसपी।
पहली चीज़ तो ये इस कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं, ठीक है। अब हुआ क्या कि आज़ादी के समय जैसे कि देश जब आज़ाद हुआ था तो उसकी देश की हमारे देश की आर्थिक स्थिति इतनी बेहतर नहीं थी, संसाधन की कमी थी। और जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे वो इस चीज़ को समझते थे कि जैसे ये देश नया नया अभी आज़ाद होगा तो उस वक्त तक हम चाहें कि भाई सारी चीज़ें हो जाएं, हमारा जो अचीवमेंट है इकोनॉमिकली, इकोनॉमिक इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी, है ना, ये सारी चीज़ें जो उनके प्रिंसिपल्स थे वो लेकर आए। तो ऐसा तुरंत तो हो नहीं सकता, वो इस चीज़ को समझते थे, क्योंकि इन सब चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, और उस वक्त हमारे पास रिसोर्सेज की कमी थी। तो सर इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने डीपीएसपी वो लेकर आए। डीपीएसपी में एक बेसिक प्रिंसिपल्स रखे गए गवर्नेंस के, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि कभी उन्होंने ये सोचा कि कभी फ्यूचर में जैसे ही देश आगे बढ़ेगा, इकोनॉमिकली ग्रो करेगा, तब हम क्या करेंगे कि एक मतलब एक गाइडेंस के रूप में सरकार के पास चीज़ें होंगी कि हमें अपने देश को किस तरफ लेकर जाना है ना। तो उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डीपीएसपी लाई गई थी। और अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डीपीएसपी इज़ अ नॉवल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप डीपीएसपी को के जितने भी प्रोविजंस हैं मेनली आप उनको तीन कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं: सोशलिस्ट प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल्स एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। ये डिटेल में हम पढ़ेंगे डीपीएसपी के चैप्टर में, फिलहाल आप इस चीज़ को समझिए। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें एक वेलफेयर स्टेट की बात की गई कि हम इंडिया को एक वेलफेयर स्टेट कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स इसमें लिखे गए हैं, और एक अपेक्षा की गई है कि जो भी फ्यूचर में जो सरकार होगी, जो एग्जीक्यूटिव होगी, वो इन चीज़ों को लागू करेगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये नॉन जस्टिसेबल हैं, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट इनको फॉलो नहीं करती है तो इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। इसका रीज़न ये है कि जैसा कि मैंने बताया कि ये डीपीएसपी लाया ही इसीलिए गया था कि सरकार के पास अगर रिसोर्सेज ना हो तो सरकार फ्यूचर में इन चीज़ों को लागू करने की कोशिश करेगी। तो अगर आप इस आधार पे चले जाएं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है डीपीएसपी सरकार को ये सारे काम करने ही पड़ेंगे, तो कोर्ट ये जो है इस चीज़ को नहीं मानेगी, क्योंकि हमारे डीपीएसपी जो है नॉन जस्टिसेबल है इन नेचर में। सरकार कोर्ट के थ्रू आप इसको इन्फोर्स नहीं करवा सकते, ठीक है। Constitution itself declare that these principles are fundamental in governance of the country, and it is the duty of state to apply these principles in making laws। कानून जो भी नियम बनाए जाएं तो आप ध्यान रखें इन डीपीएसपी का, इनके आधार पे ही आप जो है गवर्नेंस करें। तो ये डीपीएसपी में चीज़ें मेंशन है। नेक्स्ट, इट इम्पोज अ मोरल ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट बट रियल फोर्स बिहाइंड देम इज पॉलिटिकल विल। यानी कि सरकार के ऊपर ये एक तरीके से स्टेट के ऊपर एक मोरल ऑब्लिगेशन है डीपीएसपी कि अगर आप नैतिक रूप से देश का भला चाहते हैं तो आप इन चीज़ों को ज़रूर करें, लेकिन एक्चुअल में वो होगा या नहीं होगा ये पॉलिटिकल विल पे डिपेंड करता है, जो भी पार्टी की गवर्नमेंट आएगी उनके ऊपर। खुद मिनर्वा मिल्स केस की अगर हम बात करें तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट ये केस था मिनर्वा मिल्स केस, जिसको कि हम डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही थी कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इज़ फाउंडेड ऑन दी बेडरॉक ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद से ही फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में आपस में क्लैशेज होने लग गए। सरकार ऐसे काम करने लगी जिसमें कि वो कहती थी कि डीपीएसपी के लिए हम ये को ध्यान में रख के हम ये सारे कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनके जो कार्य थे उसकी वजह से हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि एक कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में। और फिर एक मिनर्वा मिल्स केस में एक जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बात कही कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इन दोनों के एक तरीके से बेडरॉक पर है, फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी कोई भी कम नहीं है, दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। ये सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो हम फीचर की अगर हम बात करें तो वो है फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ये बाद में इसको ऐड किया गया था। प्रेजेंट में ये पार्ट 4A आर्टिकल 51A, ये सिर्फ एक ही आर्टिकल है 51A जिसमें कि हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ मेंशन है। ध्यान रखिएगा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ मेंशन नहीं था। इमरजेंसी के दौरान 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 1976, जिसके तहत ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं इनको ऐड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और इसका रिकमेंडेशन किसने दिया था? स्वर्ण सिंह कमेटी जो बनी थी इमरजेंसी के दौरान, उन्होंने इसको रिकमेंडेशन दिया था फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड करने का। तो उस वक्त इसको ऐड किया गया था। वहीं 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 2002 में,
जो कि एजुकेशन से रिलेटेड था। उस दौरान एक और फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दी गई। मेनली वो बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड था कि इट विल बी द ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स टू एजुकेट देयर वार्ड्स अप टू एज ऑफ 6 टू बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। इस तरीके से एक फंडामेंटल ड्यूटी ऐड कर दी गई। तो देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल ड्यूटी। ओरिजिनली नहीं था ये, बाद में इसको लाया गया। टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं आज के समय में, जिसमें कि रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, प्रमोट द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, प्रिजर्व द रिच हेरिटेज एंड कंपोजिट कल्चर। ये कुछ मेन फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो कि मेंशन में हैं। सेकेंड थिंग और लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप इसको भी समझ लेगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर। ये जस्टिसेबल नहीं है, कोर्ट में द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अभी हमारा चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि वीडियो लंबी हो गई है तो मुझे यहीं रुकना पड़ेगा। लेकिन अगली वीडियो में हम जो जितने भी फीचर्स बच गए हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, और इसी के साथ हमारा जो ये टॉपिक है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हम क्रिटिसिज्म भी डिस्कस करेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की क्या क्या क्रिटिसिज्म है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज की वीडियो में इतना ही रहेगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो ज़रूर लाइक करिएगा, और वीडियो पर हमारे चैनल पर पहली बार हैं, वीडियो हमारी पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों। नमस्कार।